बैंग थ्योरी। और हमने क्या पढ़ा था जी, मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। हमने पढ़ा था कि बिग बैंग थ्योरी के लिए जो मुझे बेस चाहिए थी आप लोगों की, और फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम पढ़ा था हमने। फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम यानी जो है कितनी हमारे पास वेव होती हैं फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में। हमारे पास सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी होती है वो गामा रेज की होती है। उसके बाद हमारे पास जो है अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं। उसके बाद हमारे पास जो है एक्स रेज होती हैं। उसके बाद हमारे पास जो है एक्स रेज के बाद, यानी लिख देते हैं ना दोबारा फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, गामा रेज, और उसके बाद अल्ट्रावायलेट रेज। उसके बाद अल्ट्रावायलेट के बाद हमारे पास एक्स रेज, और एक्स रेज के बाद हमारे पास आ गई थी विजिबल स्पेक्ट्रम। चार सौ नैनोमीटर थे। और विजिबल स्पेक्ट्रम के बाद फिर हमारे पास आ गई थी इंफ्रारेड। इंफ्रारेड के बाद हमारे पास आ गई थी माइक्रोवेव। माइक्रोवेव के बाद हमारे पास आ गई थी रेडियो वेव। ठीक है ये। तो इसमें हमने ये देखा कि यहाँ पर जो है ना वेवलेंथ जो है ना वो छोटी होती है, और फिर अल्ट्रावायलेट की उससे ज़्यादा होती है। ठीक है। एक्स रेज की फिर उससे ज़्यादा होती है। और विजिबल स्पेक्ट्रम की 400 नैनोमीटर से लेकर। और वेवलेंथ की मैंने फार्मूला थोड़ा सा गलत लिख दिया था, मैं उसको ठीक कर देता हूँ। इसको लैम्डा से जाहिर करते हैं, वी ओवर एफ। ठीक है। वेलोसिटी ओवर फ्रीक्वेंसी। और फिर हमने विबग्योर पढ़ा था। ये उसके रेलेवेंट था। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है। ये आपने लाजमी याद रखना है। ये आपने लाजमी याद रखना है। और ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बेसिक सी चीज़ें हैं और आपको आनी चाहिए। उसके अलावा हमने लॉज ऑफ मोशन पढ़े थे। ठीक है। लॉज ऑफ मोशन पढ़े थे, ग्रेविटी को पढ़ा था। और जो है वेलोसिटी, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, इन सारी चीज़ों को पढ़ा था। तो ये हमारी साइंस की थोड़ी सी बेस हमने बनाई थी अपनी। ठीक है। तो आप वो पिछला लेक्चर लाजमी देखिएगा ताकि आपकी जो है ना वो सारी चीज़ें ये क्लियर हो जाए। ठीक है। तो इसको आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा, और इसके इंशाल्लाह आप लोगों को नोट्स आज मैं सेंड कर दूंगा। तकरीबन पहले 15 लेक्चर के नोट्स। ठीक है। तो आप लोग पहले ऑलरेडी देख लिया करें कि नोट्स अगले दिन हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो इसी तरतीब को हम फॉलो करेंगे। ठीक है। तो इंशाल्लाह उसमें मैं फ्लेवर लाता रहूँगा, करंट अफेयर्स को ऐड करता रहूँगा जब हमारी हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। और बाकी जो है जो लोग न्यू अभी ऐड हो रहे हैं मैं उनको दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा कि यूट्यूब के ऊपर मस्ट वॉच वीडियोस के नाम से एक प्लेलिस्ट आपके ऊपर बनाई गई, आपके लिए बनाई गई है। IVS हमारा यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर मस्ट वॉच वीडियोस, उन वीडियोस की डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने वो सारा डाटा रख दिया है कि जो कि आपको सेशन से पहले लेना ज़रूरी है। ठीक है। तो जो लोग भी न्यू ज्वाइन हो रहे हैं तो वो लोग इस चीज़ को लाजमी ख्याल रखें। तो हम आज
बात कर रहे हैं बिग बैंग थ्योरी जी किसने दी थी? जॉर्ज लिमाट्रे साहब ने दी थी, बेल्जियन एक प्रीस्ट थे, उन्होंने दी थी 1927 के अंदर। और हबल ने एक्सपेंडिंग यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट दिया था। और हमने कहा था कि फिर हमने मैटर को भी पढ़ा था। मैटर क्या होती है जी? मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और प्लाज्मा भी एक स्टेट होती है, चौथी स्टेट। ठीक है, उसको हम अभी देख लेंगे। अच्छा, और हम यहाँ तक पहुँच गए थे कि एक एटम जो है वो क्या होता है, और एटम कायनात में सबसे पहले जो एटम बना, ठीक है जी, सबसे पहले, यानी एक ये हमारे पास एक सिंगुलैरिटी थी। ये सिंगुलैरिटी जो है ये एक्सपैंड हुई। ये सिंगुलैरिटी क्या हुई जनाबे वाला? ये सिंगुलैरिटी एक्सपैंड हुई। ये सिंगुलैरिटी जो है वो एक्सपैंड हुई। इस सिंगुलैरिटी के एक्सपैंड होने से क्या हुआ जी? इस सिंगुलैरिटी के एक्सपैंड होने से, यानी 13.8 मिलियन ईयर्स अगो। ये दोनों सवाल हैं। अगो। अच्छा, यहां पर अब ना एक न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो अगर मैटर क्रिएट हुआ तो कोई एंटी मैटर भी तो क्रिएट हुआ होगा, इसके बिल्कुल ऑपोजिट में। तो ये भी आपने एक चीज जहन में रखनी है कि जितना आपके पास ये मैटर है, कहते हैं ये जो फिजिकल यूनिवर्स है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपके पास 5% है। बाकी आपकी जो ना नजर आने वाली यूनिवर्स है वो 95% है। ठीक है, जिसे आप नॉन मैटर कहते हो, या जो फिजिकल नहीं एग्जिस्टेंस करती, और मैटर का उल्ट है। ठीक है जी, तो ये वो हमारे रीच में नहीं है, बस हमें ये पता होना चाहिए कि भाई एक एंटी मैटर भी है। उसके ऊपर इंशाल्लाह साइंटिस्ट जो है मजीद काम करेंगे, तो हम उनको भी फिर अगर फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में कुछ उसके ऊपर होगा, कुछ इस तरीके का, तो आपको लाजमी बताया जाएगा उस बारे में भी। तो सिंगुलैरिटी थी, और सिंगुलैरिटी जो है वो, इसको मैं थोड़ा सा आपको, एक मैंने आपके लिए तस्वीर जो है वो रखी हुई है, तो आपको तस्वीर मैं दिखाता हूँ जो इसको बेहतरीन जो है इलिस्ट्रेट कर रही है इस चीज़ को जो हमने पढ़ी है। तो ये आप मेरी स्क्रीन आपको नज़र आ रही होगी। तो ये देखें जी, टाइम बिगन्स, यानी टाइम आपका जैसे ही बिग बैंग हुआ, स्पेस टाइम क्रिएटेड, स्पेस टाइम क्रिएट हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ जी? सेकंड के 10 रेज की पावर -43वें हिस्से में, सेकंड के 43वें हिस्से में क्या हुआ? द कॉस्मोस गोज थ्रू अ सुपर फास्ट इन्फ्लेशन एक्सपेंडिंग फ्रॉम द साइज ऑफ एन एटम टू दैट ऑफ अ ग्रेप फ्रूट। यानी वो सिंगुलैरिटी जो थी, वो जो ग्रेप होता है, जो आपके अंगूर होते हैं, अंगूर के दाने जितना हो गया। उसके बाद सेकंड के अंदर -32 सेकंड जब गुजरे, यानी सेकंड का -32वां हिस्सा 10 की रेज की पावर उस वक्त गुजरा, तो फिर क्या हुआ जी? पोस्ट इन्फ्लेशन द यूनिवर्स इज जो है फीडिंग जो है हॉट सूप ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्वार्क एंड अदर पार्टिकल। आपके क्वार्क, आपका जो है इलेक्ट्रॉन, आपके प्रोटॉन, ये सारे के सारे पार्टिकल्स जो है ये बन गए। फिर उसके बाद जो है 10 रेज की जो सेकंड का और मजीद हुआ, तो फिर आपके क्या हुआ? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वार्क्स, ये क्लम्प हो गए, यानी एक ग्रुप की सूरत में आना शुरू हो गए। और उसके बाद 3 मिनट के अंदर अंदर जो है ना क्या हुआ जी? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और जो है ना ये सारी चीजें, लेकिन बहुत ज्यादा अभी तक हॉट है, 3 मिनट तक अभी तक बहुत ज्यादा हॉट है। और लाइट अभी शाइन नहीं कर सकती, लाइट अभी शाइन नहीं कर सकती। और 3,80,000 साल बाद क्या हुआ? एक एटम वजूद में आ गया। और वो एटम कौन सा था जनाबे वाला? वो एटम आपके पास था, वो एटम आपके पास था जनाबे वाला हाइड्रोजन का एटम। वो एटम कौन सा था जनाबे वाला? हाइड्रोजन का एटम, फर्स्ट एटम। ये हम कल बड़ा अच्छे तरीके से हमने इसको स्टैब्लिश किया कि फर्स्ट एटम आ गया। और एटम क्या होता है जनाबे वाला? एटम होता है जो जिसके 4 पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन जिसको जे थॉमसन ने डिस्कवर किया, प्रोटॉन जिसको जो है रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया, न्यूट्रॉन जिसको जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया, उसके अलावा न्यूट्रिनो और क्वार्क
ये तमाम चीजों का कॉम्बिनेशन जो है वो मिलकर एक हाइड्रोजन एटम मिल गया। और इस हाइड्रोजन एटम का इसका है जी, इसको H कहते हैं, H, ठीक है। और इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। यानी ये दुनिया का वाहिद एक ऐसा एटम है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है जी, एक इलेक्ट्रॉन है। इसके अलावा आप जितने मर्जी चीजें देखोगे, आपको हीलियम देखोगे, इसके आइसोटॉप्स से मिलकर जो बना। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं ताकि शायद आपको एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम, एक एटम में मौजूद प्रोटॉन की तादाद, और इसमें एक प्रोटॉन है। किसी भी चीज को एटम होने के लिए स्टेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी जितने उसमें प्रोटॉन होंगे उतने उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है जी। तो उसके बाद एटॉमिक नंबर के बाद हमारे पास होता है मैस नंबर। मैस नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है जी। नंबर ऑफ मास नंबर ये होता है। और आपके पास जो है वो आइसोटॉप्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम नंबर के हों, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के डिफरेंट नंबर हों। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो सेम हो, लेकिन डिफरेंट नंबर ऑफ जो है वो न्यूट्रॉन हो, ठीक है जी, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो। इसको क्या कहते हैं जनाबे वाला, इसको आप कहते हो जी आइसोटॉप। डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इसी हाइड्रोजन के एक आइसोटॉप था ड्यूट्रियम। ड्यूट्रियम से फिर क्या बना आपका, हीलियम। आपका क्या बना, हीलियम। और इसीलिए मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स इज हाइड्रोजन, ठीक है। ये सवाल भी आता है आपका। तो सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट, अबंडेंट का क्या मतलब होता है, जो कसरत में होता है, ठीक है, जो ज्यादा होता है। तो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट जो सबसे ज्यादा यूनिवर्स के अंदर पाया जाने वाली एलिमेंट है वो कौन सा है जी, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन की आपको मैं ये बता दूं, ये फ्लैमेबल है। फ्लैमेबल क्या है, यानी जलने जलने में मदद दे सकता है। लेकिन हीलियम आप देखोगे, हीलियम जो है ना वो इनफ्लैमेबल है, ठीक है जी। यानी जलने में जो मदद नहीं देता। यानी अगर आप गुब्बारों में देखोगे तो गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है, जो बच्चों को हम पकड़ाते हैं गुब्बारे, तो इनके अंदर हीलियम गैस भरी जाती है। क्यों हीलियम गैस भरी जाती है, क्योंकि अगर उसके करीब कोई माचिस वगैरह जलाए तो वो उन्हें आग ना लग जाए, और आग जब लगे तो धमाका ना हो जाए, यानी आग बहुत ज्यादा ना हो। तो इस वजह से हीलियम उसमें भरी जाती है। और जो डाइवर्स होते हैं स्विमिंग वगैरह, वो भी अपने अंदर अपने साथ जो है वो हीलियम लेकर जाते हैं, ठीक है जी। इसलिए क्योंकि वो फ्लैमेबल नहीं है, उसको आग जल्दी से नहीं पकड़ती, ठीक है जी। लेकिन हाइड्रोजन को देखें तो ये आपकी फ्लैमेबल गैस है, ठीक है जी। तो दो हाइड्रोजन। और सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, हीलियम।
दूसरा कौन सा है जनाबे वाला, आपका हीलियम सब दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जो पाया जाने वाला एलिमेंट है। आप देखो आपका पानी है H2O, हाइड्रोजन है उसके अंदर, सारे आपके एसिड्स जो होते हैं उनके अंदर भी हाइड्रोजन पाया जाता है, सारे बेसिस होते हैं उनके अंदर भी हाइड्रोजन पाया जाता है। तो हाइड्रोजन जो है वो हर जगह जो है वो मौजूद है, आप देखोगे आपके फिजिकल वर्ल्ड के अंदर भी, आपके स्पेस के अंदर भी, हर जगह। तो हाइड्रोजन आपका मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। और सेकंड मोस्ट क्या है जी आपके पास, हीलियम। तो ये आपको पता चल गया। और एक अब कायनात के हम किस पोर्शन पर पहुंच गए हैं कि हम इस चीज को हमने स्टैब्लिश कर लिया कि हमारी कायनात जो है वो कब वजूद में आई है जनाबे वाला। हमारी कायनात 13.8 बिलियन ईयर्स अगो यूनिवर्स वाज क्रिएटेड, द थ्योरी वाज पोस्टुलेटेड बाय जॉर्ज लेमार्टे एंड द थ्योरी वाज जो है ना कंफर्म्ड बाय एडविन हबल। एडविन हबल ने उसको पहले कंफर्मेशन दी कि भाई कुछ इस तरह का सुपर एक्सपेंशन एक्सपेंडिंग यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट है, उसको जॉर्ज लेमार्टे ने 1927 में वेरीफाई कर दिया। और फिर जो है फिर क्या हुआ, उसने कहा कि सेकंड के कुछ हिस्से के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वार्क, ये सारी चीजें वजूद में आ गई थी। और फिर 3,80,000 साल बाद एक एटम वजूद में आया, और वो एटम जो है वो कौन सा था जी, वो एटम जो है वो आपका हाइड्रोजन का था। लेकिन अभी तक उन्होंने कहा कि जो है ना, और ये एक मौका ऐसा था जब आपके पास फिजिकल वर्ल्ड आया, आपके पास मैटर आ गया, अब लाइट कैन शाइन नाउ। अब मैं यहां पर आपको एक और चीज भी बता दूं, हमने जितना भी पढ़ा, हमने जितना भी कल कुछ पढ़ा, तो आप उसमें एक चीज याद रखना कि फादर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स गैलीलियो प्लस न्यूटन, इन दोनों को क्या कहते हैं, फादर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स से क्या मुराद है, क्लासिकल फिजिक्स से मुराद है लाइट एज ए पार्टिकल, यानी लाइट को जो पार्टिकल के तौर पर डील करते हैं, लाइट को जो एक पार्टिकल के तौर पर जो डील करते हैं, यानी वो ये कहते हैं कि यानी क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल म्यूजिक भी आपने सुना होगा, पुराना म्यूजिक, ठीक है। और अब फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, ये कौन है जी, आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने क्या कहा, और मैक्स प्लांक जिन्होंने क्वांटम थ्योरी दी थी, इन्होंने क्या कहा, लाइट पार्टिकल प्लस EM वेव। यानी असल में जो लाइट है ये आपके लिए बहुत जरूरी है जानना, लाइट के बारे में। आप देखो, आपको ये सारी चीजें नजर आ रही हैं, आप अपने इर्द गिर्द चीजों को देख सकते हो, तो ये क्या है, आप जो अपने चीजों को देखते हो तो वो लाइट की वजह से ही देखते हो। आपका विजिबल स्पेक्ट्रम लाइटों को पहचानता है, आपका विजिबल स्पेक्ट्रम। तो लाइट को समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। लाइट एक ऐसी चीज है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी वेव होती हैं विच कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, विच कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, जो वैक्यूम में, जिनको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, ठीक है। अब बाद लोग आप कहेंगे कि जी सर जो आपका वैक्यूम है वो भी इन अ सेंस एक मीडियम है, लेकिन वो बहुत ही हायर कॉन्सेप्ट हो जाता है। आप यानी वैक्यूम को कंसीडर कर सकते हो कि वो एक, उसके अंदर मीडियम मौजूद नहीं है। लाइट जो है वो स्पेस के अंदर ट्रेवल कर सकती है, वैक्यूम के अंदर ट्रेवल कर सकती है, और वैक्यूम से ट्रेवल करते हुए आपके पास आ सकती है। और ये सारा प्रोसेस 8 मिनट और 20 सेकंड के अंदर होता है, और जो है 499 सेकंड भी कहते हैं इसको। तो यानी लाइट एक ऐसी चीज है, लाइट एक ऐसी चीज है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है और जो पार्टिकल भी है, जो पार्टिकल भी है। अब आपने इस चीज को याद रखना है, आपको सारी चीजें जो नजर आती हैं,
आपको जो सारी चीजें नजर आती हैं वो किस वजह से नजर आती हैं? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ये दो चीजें हैं बेटा, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है कि किसी चीज का जाना और जाकर उससे 90 डिग्री के एंगल पर वापस रिफ्लेक्ट कर जाना, और ये नॉर्मली कहां पर होता है? मिरर में, ठीक है। और रिफ्रैक्शन कहां पर होती है? रिफ्रैक्शन आपकी लेंस में होती है, ठीक है, आपकी लेंस में रिफ्रैक्शन होती है। रिफ्रैक्शन क्या होता है कि किसी लाइट डेंस मीडियम से किसी हायर डेंस मीडियम में लाइट का ट्रेवल कर जाना, और आपको सारी चीजें इस रिफ्रैक्शन की वजह से ही नजर आ रही होती हैं, इस रिफ्रैक्शन की वजह से। यानी अब क्या होता है, लाइट इस जगह पर पड़ी, लाइट इस जगह पड़ी, ये आपको नजर आया, इस जगह से पढ़ के इस टेबल पर पड़ी, इसलिए मुझे ये टेबल नजर आ रहा है। इस जगह पर पढ़कर इस जगह पड़ी, आपको इसलिए ये रिफ्लेक्शन लिखा हुआ नजर आ रहा है। इस जगह से पढ़कर इस जगह पड़ी, फिर आपको ये नजर आ रहा है। यानी एक मीडियम से दूसरी मीडियम में चले जाना लाइट का, इसी चीज को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। और लाइट की ये प्रॉपर्टीज आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि लाइट यानी लाइट पार्टिकल के तौर पर क्या कर रही है, और लाइट पार्टिकल के तौर पर बिहेव करती है। इसको जो है किसने साबित किया था? चलो इसको फिर हम आगे देख लेंगे, ठीक है। आप ये देखो कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन और मिरर और लेंस, आपको यहां पर मैं ये भी बताता चलूं, आपके पास जो मिरर होते हैं ना, असल में बेटा ये सवाल इस तरह के हैं कि इनको किसी टॉपिक में जोड़कर पढ़ा दूंगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा, अलहदा से पढ़ाऊंगा आपको शायद समझ ना आए, क्योंकि ये जुड़ी हुई हैं चीजें। आपके जो मिरर होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, बेसिकली 2 तरह के होते हैं, एक प्लेन मिरर और दूसरे नंबर पर आपका जो है स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर जो आपके घर में लगे होते हैं, आपके घर में लगे होते हैं, और इसमें आपने एक चीज याद रखनी है, हाफ साइज। यानी अगर मेरी हाइट 6 फुट है तो मुझे 3 फुट का मिरर चाहिए मुझे कंप्लीट देखने के लिए, ठीक है। तो ये आपने चीज, ये क्योंकि सवाल आया हुआ इसलिए आपको याद होना चाहिए। और स्फेरिकल मिरर आपके पास कनकेव और कन्वेक्स, ठीक है जी, कनकेव और कन्वेक्स। कनकेव, केव, केव यानी दूर देखने के लिए, दूर देखने के लिए, ठीक है। कनकेव क्या होता है? दूर देखने के लिए। और कन्वेक्स क्या होता है जी? करीब देखने के लिए, करीब की चीजों को वाज़ेह करने के लिए। और कनकेव आपका कार के साइड मिरर और रियर व्यू मिरर। रियर व्यू मिरर जो अंदर लगा होता है उसे रियर व्यू, जो पीछे की चीज आपको दिखा रहा होता है उसे रियर व्यू मिरर कहते हैं। ये दोनों आपके कौन से होते हैं? कनकेव होते हैं, ठीक, सॉरी कन्वेक्स होते हैं। और कनकेव कौन से होते हैं? जो डेंटिस्ट के पास होता है, ये आप याद रखना। डेंटिस्ट जो टेलीस्कोप में लगता है, जो दूर की चीजों को, टेलीस्कोप जो दूर की चीजों को या करीब की चीजों को बड़ा करके दिखा देता है, जो, ठीक है, इसको कहते हैं आपका कन्वेक्स। ये आपने 2 मिरर याद रखने हैं। और मिरर और लेंस के अंदर क्या फर्क क्या होता है, बस इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए। और लाइट यानी एक ऐसी चीज है जो बगैर मीडियम के ट्रेवल कर सकती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, अब हम सिंगुलैरिटी पर हैं और आपको लाइट का पता चल गया। अब यानी जब एटम क्रिएट हुआ ना, उस बिग बैंग थ्योरी के नतीजे में एटम बन गया 3,80,000 साल बाद। अब क्या हुआ? एटम वो हाइड्रोजन का था, और वो हाइड्रोजन एटम जो है मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है इन द यूनिवर्स।
अब लाइट कैन ट्रेवल, और लाइट क्या है, लाइट कैन शाइन। कैमरे के आगे हाथ ना लाया करो। अच्छा, लाइट, लाइट के बारे में मैंने आपको बताया कि यानी लाइट एक ऐसी चीज है, इसके ऊपर बहुत सारी और भी चीजें कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन वो हमारे काम की नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि लाइट जो है ना, अब मैं वेव का और आपको बता देता हूं कि एक मैटर जो होती है, हम जैसे मैं इंसान हूं तो मैं इधर ही खड़ा हूं, अगर मैं वेव होता तो मैं क्या होता, मैं इधर भी खड़ा हो सकता, मैं उधर भी जा सकता। वेव कैन ट्रेवल जो है ना, ह्यूज वेव, आपके लार्ज डिस्टेंसेस पर वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। यहां पर भी मैं खड़ा हूं और मैं वहां पर भी खड़ा हूं, यानी वेव क्या होती है, ये होती है वेव। बस इतनी सी बात आप याद रखो, यहां पर भी हूं, देखो यहां पर भी हूं, ठीक है, कितने ज्यादा डिस्टेंस को ट्रेवल कर सकती है। और जहां तक मीडियम की बात होती है तो मीडियम आपका एक जगह ही रहता है, ठीक है। लेकिन लाइट एक ऐसी चीज है जो मीडियम का किरदार भी अदा कर सकती है और जो है इसका भी किरदार अदा कर सकती है, ठीक है जी। पार्टिकल का किरदार भी अदा कर सकती है और वेव का किरदार भी अदा कर सकती है। यानी इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने बता दिया कि ये मीडियम का किरदार अदा कर सकती है। उन्होंने क्या किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि लाइट वेव को एक जगह फेंका, लाइट वेव को एक जगह फेंका, और उस लाइट वेव ने क्या कर लिया, एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली। मटेरियल ने लाइट वेव से एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लिया। और इसका मतलब क्या है, और ये लाइट जो होती है ना, बेसिकली लाइट, ये फोटोन्स होते हैं। और फोटोन क्या होते हैं, पैकेट्स ऑफ लाइट। ये आपको बात पता होनी चाहिए, ठीक है। फोटोन क्या है, पैकेट ऑफ लाइट है, यानी पैकेट ऑफ लाइट है। लाइट किस चीज से मिलकर बनी है, फोटोन से, और फोटोन क्या है जी, पैकेट ऑफ लाइट है, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया कि लाइट, आपको क्या पता चला, लाइट जो है ये पार्टिकल भी है और प्लस में इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव भी है। बस इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर किसी को कोई चीज और नहीं पता तो कम से कम उसे यह पता होना चाहिए कि लाइट जो होती है ये आपकी जो है इसका बहुत ज्यादा रोल है, और जो है ये पार्टिकल के तौर पर भी बिहेव कर सकती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के तौर पर भी बिहेव कर सकती है। बस इतनी सी बात। अब बिग बैंग हो गई, फिर उसके बाद एटम फॉर्मेशन हो गई, फिर उसके बाद लाइट शाइन हो गई, ठीक है। अभी तक हम यहां तक पहुंचे हैं और यहां तक पहुंचने में हमें 3,80,000 साल लगे हैं। यहां तक अभी हम पहुंचे हैं कि बिग बैंग हो गई और इस बिग बैंग से रेलिवेंट जो भी कॉन्सेप्ट था, जो भी चीज थी, क्लियर हो गई। यानी जो सवाल बन सकते थे कि जॉर्ज लेमार्टे, हबल शबल, ये तो वो सारा कुछ हमने, वेलोसिटी शलॉसिटी सारा कुछ पढ़ लिया। एटम को भी हमने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कि भाई एटम जो है ना, मैटर जो होता है उसका एक बुनियाद है। मैटर जो है हमारे पास 3 स्टेट्स में, 4 स्टेट्स में होता है जी, आपके पास सॉलिड, लिक्विड और गैस। और एटम के हमने मजीद पार्टिकल्स को भी देख लिया कि ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, और वो चार्ज और करंट को भी हमने देख लिया। हर चीज को एटम की हमने क्लियर कर लिया। अब हम हर इसके मुतालिक जो भी सवाल बन सकता था हमने उसे ऑलमोस्ट तकरीबन कंप्लीट कर लिया, ठीक है जी। और उसके बाद लाइट के मुतालिक भी जो भी आपके सवाल बन सकते थे। अब लाइट कैन शाइन। अब क्या हुआ है, यूनिवर्स ना अभी तक बहुत ज्यादा गर्म है, थोड़ा कूल डाउन तो हो गया। इतनी कूल डाउन हो गई, यानी पहले लाइट क्यों नहीं शाइन कर पा रही थी, 3,80,000 साल क्यों लगे, क्योंकि बहुत ज्यादा फॉगी एनवायरनमेंट था, बहुत ज्यादा फॉग थी, बहुत यानी बहुत ज्यादा गर्मी थी। यानी इतनी गर्मी थी, इतनी टेम्परेचर था कि लाइट भी नजर ना आए, लाइट भी नजर ना आए। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा कूल डाउन हुआ, चीजें एक्सपैंड होना शुरू हुई, तो अब लाइट जो है उसको स्पेस मिली और लाइट शाइन हुई, ठीक है जी। लाइट शाइन हुई और शाइन होकर जो है लाइट ने ट्रेवल करना शुरू किया। और उसके बाद फिर क्या हुआ,
निबोला क्रिएटेड। निबोला क्या है? निबोला भाईजान, निबोला है निबोला भाईजान है आपका क्लस्टर ऑफ क्लाउड एंड डस्ट। ये और यानी ये कोई चीज नहीं है, ये निबोला यानी वो जो स्पेस के अंदर वो सारी चीज थी, वो सारी चीज थी जो बनी, हाइड्रोजन बन गई, हीलियम बन गई। अब इसके अंदर गैसेस कौन सी हैं? हाइड्रोजन और हीलियम। और ये हाइड्रोजन और हीलियम जो है ना, ये इस निबोला के अंदर मौजूद है। अब ये जो निबोला है, ये निबोला क्या है? ये क्लस्टर है जी क्लाउड का और डस्ट का एक मजमुआ है, एक मजमुआ है। और ये जो सबसे बड़ा क्लाउड था ना, ये जो आपका जायंट क्लाउड, सबसे बड़ा क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस, डस्ट और गैसेस का सबसे बड़ा मजमुआ जो स्पेस में क्रिएट हुआ, उसको हमने क्या कह दिया जनाबे वाला? गैलेक्सी। उसको क्या कह दिया जी? गैलेक्सी। अब हम अपना गैलेक्सी फॉर्मेशन देख लेते हैं उसी में। ये आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी। अब क्या हुआ जी? इलेक्ट्रॉन कंबाइन विद न्यूट्रॉन, एटम हो गया, लाइट कैन शाइन, ग्रेविटी मेक हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस टू फॉर्म द जायंट क्लाउड दैट विल बिकम गैलेक्सीज, स्मॉलर क्लम्प्स ऑफ गैसेस कोलैप्स टू। बस ये देखो, यानी 1 बिलियन ईयर्स अगो ये कब हुआ जी? 1 बिलियन ईयर्स। जब 1 अरब साल गुजर गया तो फिर क्या हो गया? टेम्परेचर भी 200 -200 सेंटीग्रेड पर चला गया, ठीक है जी, और बहुत ज्यादा कूल डाउन हो गया, और आपकी क्या हो गई जनाबे वाला? गैलेक्सी वजूद में आ गई। और गैलेक्सी के मुतालिक क्या सवाल आते हैं जनाबे वाला? गैलेक्सी के मुतालिक आपके सवाल आते हैं, गैलेक्सी से मुतालिक आपके सवाल आते हैं क्या जी? लार्जेस्ट बॉडी इन स्पेस एंड यूनिवर्स और जायंट क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस, वे हम क्या कहते हैं? अभी ये सवाल आया हुआ था, इसे गैलेक्सी कहते हैं। और हमारी कौन सी गैलेक्सी है? आवर गैलेक्सी इज मिल्की वे गैलेक्सी। शेप स्पाइरल, पाथ एलिप्टिकल। हमारी गैलेक्सी कैसी है? स्पाइरल। स्पाइरल का क्या मतलब? स्प्रिंग की तरह, यानी स्प्रिंग को जैसे ऐसे ऐसे आपने बचपन में खेला होगा, स्प्रिंग को ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, वो आपकी तरफ आ रहा होता है ऐसे, यानी स्प्रिंग की तरह की हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी। और इसका पाथ एलिप्टिकल। एलिप्टिकल का मतलब है बैजवी, यानी अंडे की तरह का, इसका पाथ ऐसा है, यानी ये गैलेक्सी भी हरकत में है और ये उस सिंगुलैरिटी के गिर्द चक्कर लगा रही है जिस सिंगुलैरिटी से ये बना है। उस सिंगुलैरिटी में अगर कुछ बचा हुआ है, उसके ऊपर हम अभी पहुंचे नहीं है, ये भी किसी ना किसी ऑर्बिट के अंदर किसी ना किसी तरह से ये गैलेक्सी भी मूव कर रही है। और हमारी नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सी है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी। हमारी नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सी है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। और टोटल गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स,
10 रेज की पावर 11। तो जी जनाबे वाला गैलेक्सी आपको समझ भी आ गई, गैलेक्सी की फॉर्मेशन भी हमने पढ़ ली कि भाईजान वो जो हमारा एक यूनिवर्स क्रिएट हुआ है उसमें निबोलास बन गए हैं। निबोला क्या है? निबोला एक कचरा है, एक एक वैसे उसके लिए कचरे को कहते हैं स्टेलर रेमिनेंट्स। स्टेलर रेमिनेंट्स, रेमिनेंट्स कहते हैं बाकी मांदा, बचा हुआ, ठीक है, बच गया जो रेमिनेंट्स, रेमिनेंट्स कहते हैं, रिमेनिंग्स, रिमेनिंग से निकला है स्टेलर। स्टेलर का मतलब फिजा के अंदर जो बचा हुआ है। अब जो भी बचा हुआ है आप निबोला को भी स्टेलर रेमिनेंट ही कहते हो, यानी उस निबोला कोई ऐसी चीज नहीं है जो बड़ी स्ट्रक्चर हो। निबोला एक अनस्ट्रक्चर्ड चीज है। निबोला क्या है? एक अनस्ट्रक्चर्ड चीज है। उस अनस्ट्रक्चर्ड चीज से एक स्ट्रक्चर में चीज निकल आई। यानी अनस्ट्रक्चर का क्या मतलब है? जिसकी कोई अरेंजमेंट नहीं है, बस यानी फैल रहा है, यार ये तो फैल रहा है। हम कहते नहीं ये तो कभी किधर से फैल रहा है, कभी किधर से फैल रहा है, कभी किधर से फैल रहा है, इसकी कोई तरतीब ही नहीं है, इसका कोई वजूद ही नहीं है। तो ये निबोला वही चीज है। लेकिन इस निबोला से क्या हुआ? गैलेक्सी बन गई। जो सबसे बड़ा चीज बनी इस निबोला से, वो जो कायनात थी वो निबोला बन गई, वो यूनिवर्स जो थी वो निबोला बन गई। अब इस निबोला से जो सबसे बड़ी चीज बनी वो क्या बनी? गैलेक्सी बन गई। और गैलेक्सी, हमारी गैलेक्सी कौन सी है जनाबे वाला? मिल्की वे गैलेक्सी है। हमारी गैलेक्सी का शेप कैसी है जी? स्पाइरल शेप की है, स्प्रिंग की तरह की है। और हमारी गैलेक्सी का पाथ क्या है जी? एलिप्टिकल पाथ है, बैजवी पाथ है। इस तरह से मूव कर रही है ये हमारी गैलेक्सी, ठीक है जनाबे वाला। और दुनिया के अंदर टोटल गैलेक्सियां कितनी है? 10 रेज की पावर 11। 10 के ऊपर 11 लगा दो तो इतनी हमारे पास दुनिया के अंदर बिलियंस गैलेक्सीज है, ठीक है। 10 रेज की पावर 11 गैलेक्सीज दुनिया के अंदर मौजूद हैं। समझ आ गई? यही सवाल हैं सारे के सारे। और गैलेक्सी से हम अब आगे निकल गए, गैलेक्सी से हम आगे निकल गए। अब हम देखेंगे जी फॉर्मेशन ऑफ स्टार। अब यहां तक अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछे मेरे से। अगर यहां तक किसी का कोई सवाल है तो पूछे। कनकेव, यार देखो कनकेव में क्या आता है? केव आता है। केव आता है ना गार, और गार दूर जाने के लिए ही इस्तेमाल होती है। तो जहां आपने दूर देखना हो ना, तो दूर देखने के लिए आप क्या यूज करोगे? गार यूज करोगे, कनकेव यूज करोगे, केव यूज करोगे, केव, कनकेव। और बस, लेकिन ये चीज आपने याद रखना है कि शॉर्ट साइटेडनेस, ये जो है ना बीमारियां है ना आंख की, मेयोपिया, मेयोपिया कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। और शॉर्ट का मतलब करीब नजरी, जिसे करीब का नजर आता है, दूर का नजर नहीं आता। जो सूरज रोशनी पैदा करता है, अब हम गैलेक्सी में अभी हम सूरज की रोशनी में इस बात को क्लियर कर लेंगे। सूरज की रोशनी में व्हाइट कलर की वैसे लाइट होती है, लेकिन फिर वो हम तो उस व्हाइट लाइट को नहीं देख सकते ना, हम तो सिर्फ और सिर्फ विजिबल स्पेक्ट्रम को देख सकते हैं। उसके अंदर तो पूरा का पूरा एक स्पेक्ट्रम है, वॉयलेट कलर भी होता है उसके अंदर, सारा हमारा जो विजिबल स्पेक्ट्रम है उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन वो जो सूरज लाइट प्रोड्यूस करता है वो प्योर व्हाइट लाइट होती है, व्हाइट लाइट होती है। वो फिर अपने सब्सिक्वेंट कलर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, हम जब देखने के लिए। अच्छा, अब ये ओके हो गया। अब हम आगे चलते हैं। अब जी इसमें मैं आपको टाइम बिगनिंग, यार देखो टाइम को आप ना अंडरस्टैंडिंग के लिए इस तरीके से लो, यानी एक नुक्ता है, उस नुक्ते में तो कोई टाइम है ही नहीं, उस नुक्ते में टाइम तो है ही नहीं। अब वो नुक्ता स्टार्ट हुआ, उस नुक्ते से यहां तक पहुंच गए। ये नुक्ता था ना, ये नुक्ता था, इस नुक्ते से मैं यहां तक पहुंच गया, और यहां तक पहुंचने में मुझे 10 सेकंड लग गए, तो ये मेरा टाइम क्रिएट हो गया। यानी यूनिवर्स में जहां जहां हम जा रहे हैं तो टाइम तो हमारा बढ़ता जा रहा है, तो यानी टाइम तो फॉर्म हो गया ना। जब हम इस नुक्ते पर थे तो ये तो एक नुक्ता ही है ना, यहां पर टाइम है ना यहां पर स्पेस है। तो जैसे जैसे स्पेस फॉर्म हो रही है
वैसे वैसे आपका टाइम भी फॉर्म हो रहा है, और इस सारी चीज को हम स्पेस टाइम कहते हैं। जैसे जैसे आपका टाइम फॉर्म हो रहा है वैसे वैसे आपकी स्पेस फॉर्म हो रही है। तो समझ आ गया होगा। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं जो तस्वीरें मैंने आप लोगों के लिए, ये मेरी स्क्रीन आपको नजर आएगी अभी। ये देखें जी, ये आपका, ये भी वही है, क्वार्क हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए और न्यूट्रिनो हो गए, ये सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद ये भी इसी तरीके से बिग बैंग हुआ, इन अ सीइंग फायरबॉल, ये मैं आपको भेज दूंगा, आप इसे पढ़िएगा। ये देखें डार्क एनर्जी, डार्क मैटर, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट, ठीक है। डार्क एनर्जी कितनी थी? 69%, डार्क मैटर 25%, रेगुलर मैटर सिर्फ 5% है आपके पास, ठीक है जी। ब्लैक होल 0.05%, ब्लैक होल को भी अभी डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए जी, डार्क एनर्जी 73%, डार्क मैटर 23%, ठीक है जी। और ये बाकी ये रह गई जी। असल में ना इसमें एक और कॉन्सेप्ट भी आता है, कहते हैं कि ना जब कायनात वजूद में आई ना तो 100 एटम पैदा हुए और 100 उनके मुखालिफ पैदा हुए, लेकिन कहते हैं गलती से 100 मुखालफत में पैदा हुए, 101 जो है ना वो उसके ऑपोजिट में पैदा हो गया, और वो जो एक एटम से था ना उस एक एटम से मजीद एटम बनते गए। कहते हैं एक एटम से फिर पूरी कायनात वजूद में आ गई, वरना तो ये कुछ भी ना होता। तो हाइड्रोजन साइकिल हम आपको पता होना चाहिए कि आपके हाइड्रोजन जो है ये हाइड्रोजन सेल में स्टोर हो जाती है, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए इस्तेमाल हो जाती है, फ्यूल का भी काम कर रही होती है, ये अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है जी। एटम के अंदर आपके पास देखें इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, तो उनके मुतालिक ये मैस नंबर आपके पास क्या होता है जी, ये ऊपर वाला मैस नंबर होता है, नीचे वाला आपके पास क्या होता है जी, एटॉमिक नंबर होता है। प्रोटॉन इसमें जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, एटॉमिक नंबर 11 थे, जैसे नाइट्रोजन है, सोडियम है सॉरी, इसका इसका एटॉमिक नंबर कितना है जी, 11। और ये इसका जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को क्या कहते हैं जी, आप मैस नंबर कहते हो। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को क्या कहते हो, मास नंबर कहते हो। ये लिखा हुआ है सारा, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर, ठीक है जी, माइनस एटॉमिक नंबर। ये इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो स्टेट ऑफ मैटर ये आपने देख ली। स्टेट ऑफ मैटर आपके पास 3 तरह की होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाते हो, और इनमें ये देखो जी, ये सारा मैंने आपको डिटेल में बता दिया, अब इनकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी आप लोग देख लो, ठीक है जी। तो जैसे ही आप आइस को जो है टेम्परेचर देते हो तो क्या होता है, ये लिक्विड में कन्वर्ट होता है और एवेपोरेशन होती है और फिर इस गैस में तब्दील हो जाती है जी, ठीक है जी। और ये आपको फोर्स के बारे में भी मैंने बता दिया था, एक आपके पास स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, एक आपके पास वीक फोर्स होती है, और उसके बाद आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है, और एक आपके पास ग्रेविटी की फोर्स होती है, ठीक है जी। और ग्रेविटी की फोर्स ही ये गैलेक्सीज को इकट्ठा रख सकती है। फिर उसके बाद ये अभी रहने दो आप, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। मजीद भी आप एनर्जी, आपको मैकेनिकल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, थर्मल एनर्जी होती है, रेडिएंट एनर्जी होती है, साउंड एनर्जी, ये सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी है। और पोटेंशियल एनर्जी आपकी केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये सारी की सारी आपकी 13.8 बिलियन ईयर्स अगो जो है ये आपकी यूनिवर्स क्रिएट हो गई। और अभी हम आगे देख लेंगे कि क्या हुआ जी। तो गैलेक्सी का हमने पढ़ लिया, अ गैलेक्सी इज अ ग्रेविटेशनल बाउंड सिस्टम ऑफ स्टार, स्टेलर रेमिनेंट्स, interstellar gas, dust and dark matter. The word galaxy is derived from Greek galaxy, ठीक है जी। तो सारा का सारा ये आपने गैलेक्सी की डेफिनेशन पढ़ ली, ठीक है जी। उसके बाद हम, हाँ, अब हमने पढ़ना है आपका ये, यानी फॉर्मेशन ऑफ स्टार। फॉर्मेशन ऑफ स्टार में हमने ये देखना है कि आपका एक मैसिव स्टार होता है और एक आपका क्या होता है जी, एक आपका होता है जी एवरेज स्टार। 2 तरह के स्टार होते हैं, ये चीज हमने देखनी है, ठीक है जी। इसमें फर्क आपका सिर्फ और सिर्फ यहां पर आता है कि ये जो आपका एवरेज स्टार होता है ये प्लैनेटरी निबोला के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और ये आपका सुपरनोवा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है जी। सुपरनोवा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, बस
ये अभी मैं आपको समझा देता हूं तो अभी आपको समझ आ जाएगी आसान अल्फाज में। ठीक है जी, अभी आसान अल्फाज में इसकी तस्वीर आपके पास आ गई है, मैं इसको मिटा देता हूं कि भाई अब जी हम पहुंच गए हैं, गैलेक्सी हो गई। गैलेक्सी क्या है? ग्रेविटेशनल बाउंड ऑफ जो है डस्ट स्टालर रेमिनेंट्स। स्टेलर रेमिनेंट्स, जो स्टेलर रेमिनेंट्स गैलेक्सी के अंदर मौजूद होते हैं, सारा गैलेक्सी के अंदर हमने सारा कुछ पढ़ लिया। अब जी हम पहुंच गए हैं स्टार के ऊपर। अब सबसे पहले हम फॉर्मेशन ऑफ स्टार देख लेते हैं। अब वो जो निबोला था, वो निबोला, बड़े वाले निबोला से क्या बन गई जी? गैलेक्सी। ठीक है जी। और दूसरे निबोला, इसकी भी फॉर्मेशन कहां से होती है? निबोला से। इसकी भी फॉर्मेशन कहां से होती है? निबोला से। और निबोला क्या है जी? आपके पास क्लस्टर ऑफ क्लाउड, डस्ट और गैस। अब इस निबोला से दो तरह के स्टार बनते हैं, एक मैसिव स्टार और एक आपके पास क्या बनता है जी? एवरेज स्टार। और आपका सन क्या है? एक एवरेज स्टार है। आपके पास आपका सन क्या है जी जनाबे वाला? एक एवरेज स्टार है। ठीक है जनाबे वाला। तो आपका एक मैसिव, जिसे बड़ा स्टार कहते हैं, बिग स्टार कहते हैं, और एक आपके पास जो है एवरेज स्टार होता है। एक बड़ा स्टार होता है और एक आपके पास एवरेज स्टार होता है। और ये जो मैसिव स्टार होता है, अब इसकी आगे क्या होती है जनाबे वाला? ये जब देखो, अब स्टार होता क्या है? अब जो निबोला था, उस निबोला के अंदर क्या थी? हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम उस निबोला के अंदर मौजूद है। अब हुआ क्या? अब हुआ ये, यहां पर थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है जी। आपको दो रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए। एक होता है फ्यूजन, कंबिनेशन ऑफ एटम, टू एटम, दो एटमों के मिलने से जो चीज बनती है, दो एटम मिलकर कॉम्बिनेशन से कोई चीज बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? फ्यूजन। और फिशन, स्प्लिटिंग ऑफ एटम, दो एटमों के टूटने से जो रिएक्शन होता है उसे क्या कहते हैं? फिशन रिएक्शन। हम कहते हैं नहीं, टाए टाए फिश, यानी जब टूट जाती है चीज हम क्या कहते हैं? फिश हो गई है, टाए टाए फिश हो गई है। तो फिशन रिएक्शन क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ एटम, स्प्लिटिंग ऑफ एटम। और फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है? जब दो एटम मिल रहे होते हैं। अब इस निबोला के अंदर क्या हुआ? हाइड्रोजन के दो, थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन क्या है? ये जी
टू एटम ऑफ हाइड्रोजन, जो एटम हाइड्रोजन के मिलकर क्या बना रहे हैं जनाबे वाला, आपका हीलियम बना रहे हैं। इसे कहते हैं थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, और ये अनकंट्रोल्ड होता है। कोई भी स्टार की फॉर्मेशन में ये थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन का होना बहुत जरूरी है। जब तक ये थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन नहीं होगा, आपकी लाइट शाइन नहीं होगी, आपकी लाइट शाइन नहीं होगी। आपका जो टू एटम ऑफ हाइड्रोजन मेकिंग हीलियम एटम, और इनका बाय प्रोडक्ट क्या होता है, जब कोई भी रिएक्शन होता है उसके नतीजे में एनर्जी पैदा होती है। कोई भी रिएक्शन होता है उसके नतीजे में क्या होती है, एनर्जी पैदा होती है। और वो एनर्जी किस फॉर्म में होती है जी, इन द फॉर्म ऑफ लाइट, लाइट की फॉर्म में। और जब तक, यानी स्टार क्या होता है, बेसिकली स्टार की डेफिनेशन क्या है, विच प्रोड्यूस लाइट। स्टार की सिंपल सी डेफिनेशन लिख लो, स्टार एक ऐसी चीज होती है जो लाइट को प्रोड्यूस कर सकता है, लाइट को प्रोड्यूस कर सकता है। और ये लाइट को प्रोड्यूस करता कैसे है, लाइट को प्रोड्यूस करता है थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के जरिए से। लाइट को कैसे प्रोड्यूस करता है जनाबे वाला, थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के नतीजे में। और ये थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन क्या है जनाबे वाला, ये अनकंट्रोल्ड रिएक्शन है ये एक, यानी इसके लिए एक स्पेसिफिक साइज चाहिए, इसके लिए एक स्पेसिफिक जो है आपको पास कंडीशन होनी चाहिए। यानी क्या, इसमें होता क्या है, दो हाइड्रोजन के एटम मिलकर एक हीलियम का एटम बना रहे होते हैं। अब दो हाइड्रोजन, और बाय प्रोडक्ट इसका क्या होता है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट। जब तक एक सरफेस आपके पास मौजूद नहीं होगी जिसके ऊपर ऐसा थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन नहीं होगा, तो उसके नतीजे में लाइट पैदा नहीं होगी, तो उसको हम स्टार नहीं कह सकते। और स्टार आपके पास किस तरह के होते हैं, दो। अब क्या हो रहा है जनाबे वाला, एक नेबुला था, उस नेबुला के अंदर हाइड्रोजन के एटम ने फ्यूजन रिएक्शन, थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की वजह से वो स्टार वजूद में आ गया। वो स्टार दो तरह का होता है, एक मैसिव स्टार होता है और एक आपके पास एवरेज स्टार होता है। और ये जो मैसिव स्टार होता है ये क्या बनता है जनाबे वाला, फिर आपका रेड जियांट बनता है, सुपर रेड जियांट। और ये जो एवरेज स्टार होता है ये आपका क्या बनता है जी, रेड जियांट। ठीक है जी। उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद फिर क्या होता है जनाबे वाला, ये आपका सुपरनोवा बनता है, सुपरनोवा बनता है। और ये रेड जियांट आपका क्या बनता है जनाबे वाला, ये आगे आपका बनता है प्लैनेटरी निबुला। प्लैनेटरी निबुला। और ये सुपरनोवा, इसकी आगे दो कंडीशन होती हैं, इसकी आगे दो कंडीशन होती हैं आपके पास। अब देखो दो तरह के स्टार है, जैसे हमारा सन है, ये सन हमारा क्या है, एक एवरेज स्टार है। कोई भी चीज ना दुनिया की, ये याद रखना, वो अपने असल की तरफ वापस जा रही है। अब हाइड्रोजन यहां पर एक पेट्रोल की तरह काम कर रहा है। जैसे आपकी गाड़ी में पेट्रोल होता है, आपकी गाड़ी चलती रहती है। जैसे ही आपकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म होना शुरू होता है, मिसिंग करना स्टार्ट कर देती है, मिसिंग करना स्टार्ट कर देती है। और जैसे ही आपकी गाड़ी जो है, पेट्रोल खत्म होता है, आपकी गाड़ी रुक जाती है। आपकी गाड़ी को चलाने के लिए क्या चाहिए, आपकी गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए। और स्टार को क्रिएट करने के लिए वो पेट्रोल क्या है जनाबे वाला, वो पेट्रोल है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन होगा तो फिर क्या है जी भाईजान, हीलियम बना रहा है। हाइड्रोजन मिलकर दो हाइड्रोजन में हीलियम बनाई जा रहा है। लेकिन क्या होता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम पेट्रोल कम होना शुरू हो जाता है। और जब पेट्रोल कम होना शुरू होता है तो वो अपनी एनर्जी कम करना शुरू करता है। और जब अपनी एनर्जी कम करना शुरू करता है तो वो सुपर रेड जियांट, यानी सुपर रेड जियांट एक मैसिव स्टार की ऐसी शक्ल है जिसमें अब उसके पास वो ताकत नहीं रह गई, वो एनर्जी नहीं रह गई, अब उसके पास वो पावर नहीं रह गई, उसकी पावर थोड़ी कम हो गई है। अब फिर क्या हुआ जनाबे वाला, वो सुपरनोवा में कन्वर्ट हो गया। ये सुपरनोवा क्या है, उसकी एनर्जी मजीद कम हो गई है, उसको हमने सुपरनोवा का नाम दे दिया। और अब एवरेज स्टार में भी क्या हुआ, वो रेड जियांट बना। अभी हमारा सन
इसी कंडीशन में खड़ा है, इसको अभी बड़ा टाइम लगना है रेड जियांट तक पहुंचने में, ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या होगा जी, प्लेनेटरी निबुला, यानी जैसे ये जिस चीज से बना था ना उसी में दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा, निबोला से बना था निबोला में कन्वर्ट हो गया। अब लेकिन मैसिव स्टार के अंदर क्या होता है, मैसिव स्टार के अंदर, इसको मैं आपको थोड़ा सा बल्कि दिखा भी देता हूं, ये देखें मैसिव स्टार क्या होता है, रेड जियांट, फिर सुपरनोवा, ठीक है जी। और ये आपके पास देखें जी, ये एवरेज स्टार, लो मास स्टार, रेड जियांट, और फिर क्या आपका बनता है जी, प्लेनेटरी निबुला, और उसके बाद फिर क्या बन जाता है जी आपका व्हाइट डॉर्फ, फिर आपका क्या बन जाता है, व्हाइट डॉर्फ। और इसकी कंडीशन में आपके पास दो कंडीशन होती है, मैं वो आपको बताता हूं। अब देखो इसमें क्या बन गया ये आगे, अच्छा व्हाइट डॉर्फ क्या है, डॉर्फ क्या होता है, डॉर्फ एक ऐसी चीज है जो, जिसको अब आप स्टार नहीं कह सकते, जिसको अब स्टार नहीं कह सकते, ये डॉर्फ हो गया, यानी बेकार हो गया, ये अब डॉर्फ इसे कहते हैं। जैसे आपका प्लूटो एक डार्क प्लेनेट है, यानी वो प्लेनेट की कैटेगरी के ऊपर पूरा नहीं उतरता, इसलिए आपने उसे क्या कह दिया जनाबे वाला, व्हाइट डार्क कह दिया। तो कोई भी एवरेज स्टार, कोई भी आपका एवरेज स्टार रेड जियांट बनता है, फिर प्लेनेटरी निबुला बनता है, और फिर क्या बन जाता है, व्हाइट डॉर्फ बन जाता है, ठीक है जनाबे वाला। कोई भी एवरेज स्टार का ये होता है उसका लाइफ साइकिल, ये इसे क्या कहते हैं जनाबे वाला, ये सारा का सारा लाइफ साइकिल ऑफ अ एवरेज स्टार, लाइफ साइकिल ऑफ एवरेज स्टार। समझ आ गई बात की, इसमें कोई सवाल कोई मसला मसाइल। ये हमारा सन है, हमारा सन कुछ अरसे बाद क्या बन जाएगा, रेड जियांट बन जाएगा, फिर प्लेनेटरी निबुला बन जाएगा, और फिर व्हाइट डार्क, एक ऐसी चीज जिसको अब हम स्टार नहीं कह सकते, ऐसी चीज बन जाएगी, यानी उसका, उसके पास हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी, उसका जो पेट्रोल है वो खत्म हो जाएगा, और वो स्टार की कैटेगरी से अब वो थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन नहीं कर सकता, अब वो लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकता। स्टार क्या होता है, विच कैन प्रोड्यूस इट्स लाइट, और वो लाइट कैसे प्रोड्यूस करता है, उसका एक तो मास होना चाहिए, उस मास के ऊपर ये थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होना चाहिए, और फिर क्या हो फिर वो लाइट को प्रोड्यूस करे, तो इसको कहते हैं आप जो है एवरेज स्टार। इसमें कोई सवाल आपका हो तो मुझे, ठीक है, ठीक हो गया। हाँ डाइंग स्टार, व्हाइट डार्क को आप डाइंग स्टार कहते हो, एक मरा हुआ जो है ना, ठीक है, हो सकता है पूछने कभी। अच्छा अब दूसरी कंडीशन आपकी होती है जी मैसिव स्टार। ये मैसिव स्टार क्या होता है, रेड जियांट बना, सुपर रेड जियांट, सुपरनोवा बना। अब इसकी दो कंडीशन होती हैं, एक तो अगर इसने अपने अंदर न्यूट्रिनो ले लिया, न्यूट्रॉन इसने जनरेट कर लिया, तो फिर ये क्या बन जाता है जनाबे वाला, फिर तो ये जो है ना आपका, फिर इसके पास जो है ना ये निबोला के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है जी, सुपरनोवा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर इसने न्यूट्रॉन जनरेट ना किया तो फिर ये ब्लैक होल बन जाता है, ठीक है, फिर ये क्या बन जाता है, ब्लैक होल। अब ये आपने नाम काफी सुना होगा, ब्लैक होल क्या होता है जनाबे वाला, ब्लैक होल आपका किस तरीके से, फिर अगर इसने न्यूट्रॉन कर लिया तो इसको क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन स्टार, न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं। और अगर इसने न्यूट्रॉन ना जनरेट कर सका अपने अंदर, फिर इसको क्या कहते हैं जनाबे वाला, ब्लैक होल कहते हैं। और ये ब्लैक होल क्या होता है, ब्लैक होल भाईजान आपका एक ऐसी चीज होती है, ब्लैक होल एक ऐसी चीज होती है,
ये जो स्टीफन हॉकिंग है, साइंसदान है, अभी अमेरिका के जो है ना, वो उनकी मौत हो गई 2017 के अंदर। तो उन्होंने इस ब्लैक होल को मजीद जो है एलेबरेट किया। ब्लैक होल उन्होंने कहा एक ऐसा हाइपोथेटिकल रीजन है। आपसे अगर पूछेगा कोई, आप क्या कहोगे? आप कहोगे, आपसे अगर कोई पूछता है कि यार ये ब्लैक होल क्या है, आप कहोगे ब्लैक होल एक स्पेस के अंदर हाइपोथेटिकल रीजन है जिसकी बहुत ज्यादा ग्रेविटी है और बहुत ज्यादा डेंसिटी है, और इतनी ज्यादा इसकी ग्रेविटी है कि ये इवन स्पीड ऑफ लाइट को भी कैप्चर कर सकता है। यानी अपने अंदर से ये स्पीड ऑफ लाइट को, यानी इसके अंदर तमाम के तमाम मैटर्स इसके अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। यानी नथिंग कैन पास इट। यानी इसकी ग्रेविटी, यानी वो सिंगुलैरिटी याद है ना, जिसने सब चीजों को अपने अंदर घेर कर रखा हुआ था, तो ये वही है। अभी इसके बारे में कहा जा रहा है, अभी साइंस इसके ऊपर रिसर्च कर रही है, मजीद कहा जा रहा है कि वो जो एक मैटर वजूद में आया था और उसके ऑपोजिट में एक एंटी मैटर वजूद में आना था, तो कहते हैं शायद ये ब्लैक होल वही एंटी मैटर है। यानी ये हर चीज को अपने इर्द गिर्द जितने भी प्लैनेट हैं, स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं, जितनी भी चीजें हैं, ये अपनी ग्रेविटेशन की वजह से और अपनी डेंसिटी की वजह से, अपनी डेंसिटी और अपनी ग्रेविटेशन की वजह से क्या कर सकता है जनाबे वाला, ये गैलेक्सीज को अपने अंदर निगल सकता है, स्पीड ऑफ लाइट को अपने अंदर निगल सकता है, हर चीज को अपने अंदर निगल सकता है। ठीक है, समझ आ गई इसकी आपकी ब्लैक होल की? स्टार, स्टार के ऊपर अभी आते हैं, बताते हैं आपको अदनान साबिर। हम्म, ये और टोटल स्टार इन द यूनिवर्स आपके पास कितने हैं? टोटल स्टार, दस रेस की पावर 22, गैलेक्सी 10 रेस की पावर 21, और स्टार कितने हैं जी? 10 रेस की पावर 22। 10 रेस की पावर 22 जो है ये आपके स्टार है। ब्लैक होल भी समझ आ गया कि भाई जिसकी बहुत ज्यादा ग्रेविटी होती है, जिसकी बहुत ज्यादा डेंसिटी होती है, और ये सारा कुछ कर सकता है। तो आपको स्टार की समझ आ गई। अब हमारा जो सन है स्टार, हमारा जो स्टार है, हमने बाकी स्टार नहीं, और नियरेस्ट स्टार प्रॉक्सिमा सेंचुरी, 3.26 लाइट ईयर। ठीक है, अब ना असल में देखें, हम जब लाइट स्पेस की बात करते हैं ना, तो हमारे ये किलोग्राम, हमारे ये दिन, हमारी ये रातें, वहां पर ये काम नहीं आती। वहां पर हमें बड़े यूनिट यूज करने पड़ते हैं, जैसे लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या है? यूनिट ऑफ डिस्टेंस। और इसकी क्या वैल्यू है जी? 9.46 मल्टीप्लाई बाय 10⁻12, या ट्रिलियन भी कहते हैं, 9.46 ट्रिलियन। ठीक है जी, डिस्टेंस का यूनिट है तो मीटर होगा। ठीक है जी, तो डिस्टेंस का यूनिट है और इसका यूनिट क्या होगा जी? मीटर, लाइट ईयर। और इसके अलावा हमारे पास गैलेक्टिक ईयर होता है। गैलेक्टिक गैलेक्टिक ईयर हमारे पास क्या होता है? जैसे मैं आपको बता देता हूं। एक आपके पास होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसे एयू भी कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है? एयू क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है 150 मिलियन किलोमीटर। और 150 मिलियन किलोमीटर क्या है हमारे पास? 150 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस ऑफ सन एंड अर्थ, बिटवीन सन
डिस्टेंस बिटवीन सन एंड सूरज और जमीन के दरमियान जो डिस्टेंस है 150 मिलियन किलोमीटर, इसको क्या कहते हैं 1 AU। अगर हमने स्पेस के अंदर बात करनी है 150 मिलियन किलोमीटर, तो मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको कहूंगा यार जो है ना मरकरी के दरमियान और जो है ना वीनस के दरमियान 3 AU का डिस्टेंस है, तो आप समझ जाओगे यार 150 मिलियन किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 3, तो आप समझ जाओगे यानी हम स्पेस के अंदर इतना डिस्टेंस यूज करते हैं। और गैलेक्टिक ईयर क्या होता है, जिस तरीके से 250 ये सूरज सूरज जितने सालों में चक्कर लगाता है ये अर्थ, गैलेक्टिक ईयर, ठीक है जी। तो सूरज अपने ऑर्बिट के गिर्द जितने दिनों में चक्कर लगाता है उसे क्या कहते हैं जनाबे वाला, आप गैलेक्टिक ईयर कहते हो। 225 से लेकर 250 मिलियन ईयर तक होता है, इसे गैलेक्टिक ईयर कहते हैं। और एक आपके पास पार्सक भी होता है, पार्सक, ठीक है। ये कुछ यूनिट्स भी मैंने लिख दी हैं, तो ये यूनिट आप लोगों को आने चाहिए। लाइट ईयर, लाइट ईयर कितना होता है जी 9.46 मल्टीप्लाई 10⁻12, ठीक है। और इसके अलावा आप जो है ना आपको ये पता होना चाहिए कि जो है आपके यहां पर लिख देता हूं, आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रिलियन जो है उसमें 10 रेज की पावर 12 जीरो होती हैं, ठीक है जी। और मिलियन में बिलियन में 9, ठीक है जी, 10 रेज की पावर 9। और मिलियन में 10 रेज की पावर 6। और 1000 में 10 रेज की पावर 3, ठीक है। 10 के साथ आप जो है 3 जीरो लगाएंगे तो आपका एक के साथ 3 जीरो लगाएंगे तो आपका क्या बन जाता है जी 1000 बन जाता है, ठीक है जी। तो मिलियन, 1000 ये सारा कुछ आपको पता चल गया। तो ये आपको यूनिट्स के बारे में भी पता होना चाहिए, जब हम स्पेस की बात कर रहे हो तो ये इस तरह के यूनिट्स का इल्म आपको होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये पेपर में भी आते हैं, ठीक है जी, पेपर में भी आते हैं। तो आई होप आपको फॉर्मेशन ऑफ स्टार के मुतालिक पता चल गया होगा। अब हम अपने जो है यानी स्टार किस तरीके से वजूद में आए और हमारा नियरेस्ट स्टार कौन सा है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ब्लैक होल 1971 में मरियम ने बता रही है, अब मुझे कंफर्म नहीं है ये, ठीक है। मरियम ने सही बताया होगा, मरियम की साइंस बहुत अच्छी है। अच्छा, तो अब आप ये चीज नोट करो कि आपकी फॉर्मेशन ऑफ स्टार हो गई कंप्लीट। अब हम देख लेते हैं हमारा स्टार जो है, अब फॉर्मेशन ऑफ स्टार आपकी कंप्लीट हो गई, थके तो नहीं ना? थके तो नहीं? अभी तो 1 घंटा 11 मिनट हुए हैं, ठीक है। बस अब स्टार को हम देखकर खत्म कर लेंगे अपना काम, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा पहले रिप्रेजेंटेशन देख लें। ये हमारा जो सन है, हमारा जो सन है हमारा जो सन है इसकी आउटर सरफेस को क्या कहते हैं जनाबे वाला, सन की आउटर सरफेस को, ये सवाल आता है, कोरोना कहते हैं, कोरोना। कोरोना तो अब याद हो गया होगा आपको, ठीक है जी। और इसका जो जिस जगह को हम
जो चीज हम देख सकते हैं विच वी कैन सी, उसे क्या कहते हैं? फोटोस्फेयर। फोटोस्फेयर, ठीक है जी, फोटोस्फेयर। और सन स्पॉट्स, सन के ऊपर ना स्पॉट्स भी हैं, और ये सन स्पॉट्स फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय थॉमस हैरियोट ना, गलीलियो गलीली। ठीक है, हैरियोट के बारे में आपको फिर बताऊंगा कि क्या चक्कर है। असल में क्रेडिट इसको मिल गया टेलीस्कोप का। सन स्पॉट, ठीक है जी। और जो है इसके पास, आपके पास इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है? इसकी एक कोर होती है, और एक रेडियो एक्टिव जोन होती है, और एक कन्वेक्शन जोन होती है। तीन तरह की इसकी जोन होती है। कोर के अंदर क्या हो रहा होता है? कोर के अंदर वो रिएक्शन हो रहा होता है जो आपको मैंने बताया, थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है जी। और ऊपर बाहर वाली सफेयर को क्या कहते हैं? क्रोमोसफेयर कहते हैं, ठीक है, क्रोमोसफेयर। और ये यही कोरोना कहलाती है, ठीक है। तो ये देखें जी, कोरोना, अपर मोस्ट पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर मिलियन ऑफ माइल्स थिक, क्रोमोस्फेयर, ठीक है जी, फोटोस्फेयर द लोअर एटमॉस्फेयर एंड व्हाट वी सी, ठीक है जी, कोर वेयर न्यूक्लियर फ्यूजन अकर, कोर के अंदर हो रहा होता है, ठीक है। और रेडिएशन जोन, और ये फिर इस तरीके से आपकी कन्वेक्शन जोन। तो ये आई होप इन तस्वीरों से आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी। तो ये आपके सन के बारे में ये सवाल आते हैं। सन भी एक स्टार है। किस तरह का स्टार है जनाबे वाला? एक एवरेज स्टार है। और सन के मुतालिक आपको ये पता होना चाहिए, इसके अंदर भी थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है। और सन के फिर क्या होते हैं जी आगे? 8 प्लैनेट्स होते हैं। सन के आगे फिर 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है जी। सन के आगे फिर, यानी जो सूरज होता है, सूरज भी एक स्टार है, और इसकी एक बहुत बड़ी ग्रेविटी है। अब हम, और ये जो है ना सोलर सिस्टम फॉर्मेशन, अर्थ आपसे पूछे अर्थ कब बनी, आप कहोगे 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है जी, 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। आपसे पूछे सोलर सिस्टम कब आपका वजूद में आया, तो आप फिर भी क्या कहोगे? 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। आपका सोलर सिस्टम सबसे पहले किसने डिस्कवर किया जी? कॉपरनिकस। कॉपरनिकस एक साइंसदान था, उसने जो है ये आपका जो है ये डिस्कवर किया था। और इससे पहले, और ये इसने कौन सा मॉडल डिस्कवर किया था? हेलियोसेंट्रिक मॉडल, ठीक है जी। हेलियोसेंट्रिक मॉडल, हेलियोसेंट्रिक मॉडल क्या है? सन इज सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स रिवॉल्विंग ठीक है जी। सन इज सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इट, ठीक है जी, प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इट। तो यानी हमारा जो सूरज है इसको कहते हैं हेलियोसेंट्रिक मॉडल, ठीक है। तो सबसे पहले, इससे पहले जो ओल्ड ग्रीक थे, जिनमें पटोलेमी सुजेस्टेड, प्लस में ओल्ड ग्रीक, ठीक है जी, सुजेस्टेड जियोसेंट्रिक मॉडल।
ठीक है जी। तो सबसे पहले किसने जी सोलर सिस्टम ये हमारा जो डिस्कवर हुआ है किसने किया? कॉपरनिकस। इससे पहले लोगों का ये बिलीफ था कि शायद अर्थ जो है वो सोलर सिस्टम का जो है वो सेंटर है। ठीक है जी, अर्थ जो है वो सोलर सिस्टम का सेंटर है, लेकिन ये बिलीफ जो है वो उसने खत्म कर दिया। आपके पास जो है ना एक कहकशां का नाम आपने सुना होगा, कॉन्स्टिलेशन। कहकशां, ठीक है जी। डिफरेंट स्टार, आपकी आंख को लगता है शायद कोई वो आसमान के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो वो जो कॉम्बिनेशन बनते हैं, वो जो स्ट्रक्चर बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कॉन्स्टिलेशन। टोटल कॉन्स्टिलेशन कितनी है? 88। इस तरह के टोटल 8 ये ग्रीक मेथोलॉजी के अंदर जो है ये डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है वो दर्ज है, जिनमें आपको याद होनी चाहिए क्रक्स, जिसे सदर्न क्रॉस कहते हैं। इसके अंदर 5 स्टार्स होते हैं। ठीक है जी, सदर्न क्रॉस मैं थोड़ा सा बना देता हूं। 1 2 3 4 और ये 5, ये क्रॉस बन गया ना, देखो इसे कहते हैं सदर्न क्रॉस। ठीक है जी, सदर्न क्रॉस। और एक आपकी क्या है? ग्रेट बियर। ये आपकी कौन सी है जी? 7 स्टार। ठीक है जी, और ये ऐसे होती है जी, 1 2 3 4 5 6, ये ऐसे 7, ऐसे ये बियर की तरह की लग रही होती है। ठीक है जी, तो बियर की तरह लग रही होती है, इसे क्या कहते हैं? ग्रेट बियर। कॉन्स्टिलेशन यानी जो डिफरेंट लोग हैं उन्होंने जो अर्थ के ऊपर स्ट्रक्चर बन रहे होते हैं, तो उसके ऊपर भी आपका आ गया। तो अब हम स्टार की फॉर्मेशन तक पहुंच गए हैं और हमने स्टार जो है वो देख लिया है, और सोलर सिस्टम पर हम पहुंच गए हैं कि हमारा सोलर सिस्टम है क्या। इस सोलर सिस्टम के अंदर जो है हमारे पास टोटल, और सूरज के मुतालिक आपके यही सवाल आते हैं कि आउटर सरफेस जो है वो कौन सी होती है, और फोटोस्फीयर जिसे हम देख सकते हैं, सन स्पॉट्स किसने डिस्कवर किए थे, और सन के 8 प्लैनेट्स होते हैं। सोलर सिस्टम ये 4.6 बिलियन ईयर्स अगो फॉर्म हुआ था, और अर्थ भी 4.6 बिलियन ईयर्स अगो फॉर्म हुई थी। कॉपरनिकस था जिसने ये बताया था। प्टोलेमी इससे पहले जियोसेंट्रिक मॉडल का जो है वो दाई था। उसके बाद जो है इसको जो है याद रखने के लिए आसान तरीका, माई वेरी एनर्जेटिक मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल। ठीक है जी, माई वेरी एनर्जेटिक मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल। एम से बन गया आपका मरकरी, वी से बन गया आपका वीनस, ई से बन गया आपका अर्थ, एम से बन गया आपका मार्स, जे से बन गया आपका जुपिटर, और एस से बन गया आपका सैचरन, यू से बन गया आपका यूरेनस, और एन से बन गया आपका नेपच्यून। ये 8 प्लैनेट्स हैं जी। और इसके अलावा, इन प्लैनेट्स के अलावा आपकी एक एस्ट्रॉयड बेल्ट है, प्लस में एक आपके पास एस्ट्रॉयड बेल्ट है। उसके अलावा प्लस में आपके पास कॉमेट्स हैं, प्लस में आपके पास जो है मेटेओर्स हैं, मेटेओर्स हैं। ठीक है जी, एस्ट्रॉयड बेल्ट है। और उसके अलावा आपके पास जो है डॉर्फ प्लैनेट्स हैं, जैसे डॉर्फ स्टार पड़ा है तो इसी तरीके से डॉर्फ प्लैनेट भी है, जैसे प्लूटो वगैरह, इसको डॉर्फ प्लैनेट कहते हो आप। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपके पास ये आ गया। तो डॉर्फ प्लैनेट, उसके मेटेओर को ही शूटिंग स्टार कहते हैं। तो ये सारे 8 प्लैनेट के आप नाम याद रखिएगा, कल हम इंशाल्लाह इसको बना लेंगे मजीद आगे। ठीक है।